সংশোধনী বিধেয়ক ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক সংসদত উত্থাপিত হৈছে বিতৰ্কৰ অন্তত আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে বিলখন সংসদত গৃহীত কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ এনডিএ আমি পুনে আপোনালোকক লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে লৈ গৈছো কেএনডি জিজুৱাছ वहां आप जा सकते हैं। उसका प्रावधान पहले बार हुए हैं और उस समय यह भी फैसला हुआ कि 5 लाख से ज्यादा आमदनी किसी वक्त प्रॉपर्टी में है उसके लिए सरकार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाएगा। ये भी 1995 में शुरुआत की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आज एक ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है? ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में 2014 में हम सब चुनाव में गए और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। सर, 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। ये प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। तीसरा, 2008 सर, आप शांति से सुनने के बाद आप जो भी पूछेंगे हमारा रिप्लाई तो आएंगे ही सर। डिबेट का आखिरी में है, मेरा फिर से रिप्लाई होगा। तो अभी मैं जब शुरुआत में कुछ दृष्टिकोण रख रहा हूं, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, ध्यान से सुनिए ताकि हमारा डिबेट का स्तर भी ऊंचा रहे और तर्क भी सामने में आ जाए। सर, एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में यह लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर, मैं कुछ प्रोपेगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था, एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप काहे को उछल रहे हो? मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूं, जो हकीकत बात को बता रहा हूं। आप आराम से बैठ के सुनिए। आपके दल को और आपको सबको बोलने का मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी, मैं फिर से कह रहा हूं,
मैं एक शब्द अपने ओर से नहीं कह रहा हूं, जो घटना है, जो हकीकत है, यही कह रहा हूं। इसमें इनको इसमें इतना उछालने का, उत्तेजित होने का कोई मतलब ही नहीं है सर। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, उछालने का, उत्तेजित होने का कोई मतलब ही नहीं है सर। अध्यक्ष महोदय, सर, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं, संविधान के बात उठा करके लोगों ने गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, सही बात रखना बहुत ही जरूरी। सामने में सही बात, एक बात बहुत ही जरूरी। इन लोगों ने कहा गया है, एक बात कि ये जो इन लोगों ने कहा गया है अमेंडमेंट बिल, कि ये जो ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है। आप पढ़ लो, कभी भी डिबेट के बीच में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, व्यवस्था दे दी है, पटवाना का पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, व्यवस्था दे दी है, पटवाना का भी। माननीय मंत्री जी बोलिए। दूसरा विषय इन्होंने समानता का बात उठाया, दूसरा विषय इन्होंने समानता का बात उठाया, इक्वालिटी को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, इक्वालिटी को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम व्यवस्था होती है, बोले माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम व्यवस्था होती है, बोले मंत्री जी आप। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा काम खुला हुआ है तो ये डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, क्योंकि मेरा काम खुला हुआ है तो ये डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। मैं अध्यक्ष महोदय पैन की बात करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये वक्फ बोर्ड, अध्यक्ष महोदय का जो काम है, वक्फ बोर्ड, ये बेसिकली का जो काम है, वक्त प्रॉपर्टी, ये बेसिकली संभालने वाले मुतावली, वक्त प्रॉपर्टी को जो संभालने वाले को व्यवस्था करते हैं, उसको संचालित करने की व्यवस्था करते हैं, ये गवर्नेंस का संचालित करने के सुपरविजन का, गवर्नेंस का सुपरविजन का तरीके से, किसी भी तरीके से को मैनेज नहीं करता है, वक्त प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है, वक्त प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। आप साफ सुन लीजिए, अगर इसका पास तर्क नहीं है तो इस तरह याद डिस्टर्ब करके, अगर इसका पास तर्क नहीं है तो इस तरह याद डिस्टर्ब करके, नहीं है सर, बहस का स्तर कोई तरीका नहीं है, फायदा नहीं है सर, ये कोई तरीका नहीं है बोलते जाओ सर। वक्त बोर्ड को क्लियर करना, बोलते जाओ सर, एक जो बोर्ड का क्लियर करना वाकिफ होता है, एक जो अपना वाकिफ होता है। मैंने व्यवस्था दे दी है, आप जब समय हो व्यवस्था दे दी है, नहीं बैठिए, आप जब समय हो तरीका ठीक नहीं है आपका, बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बैठिए आप, बैठिए माननीय मंत्री जी, बैठिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सबको बोलने का मौका मिलने वाले हैं, सबको बोलने का मौका मिलने वाले हैं, सुनने के बाद कम से कम। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিলে সংসদৰ মজিয়া উত্তাল হৈ পৰিল যেতিয়া কিৰেণ ৰিজিজুৱে, বিভাগীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে উত্তৰ দি আছিল, সেই সময়তে বিৰোধীয়ে হস্তক্ষেপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিৰেণ ৰিজিজুৱে ক'ব বিচাৰিছিল ৱাকফ বোৰ্ড সম্পৰ্কে ইউপিএ চৰকাৰে যিবোৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, এটা গোচৰ চলি আছিলে দিল্লীত, কেইবাটাও সম্পত্তি, প্ৰায় 121টা সম্পত্তি, যি স্থানত এতিয়াৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ আছে, সেই পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচটোও ৱাকফ সম্পত্তি বুলি দাবী কৰি এটা গোচৰ চলিছিল, আৰু ইউপিএ চৰকাৰে তাত আপত্তি নাই বুলি এক প্ৰকাৰ জাননী জাৰি কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল কিৰেণ ৰিজিজুৱে। আৰু তাৰ পাছতে বিৰোধীৰ সদস্যসকল সুস্থাৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰ ভাষণ ৰাখিছে ৰিজিজুৱে। To freedom of conscience and the right to freedom of conscience and the right and propagate freely to profess, practice and propagate religion. किसी भी गवर्नमेंट धार्मिक किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन
किसी धार्मिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं जा रहा, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं, किसी धार्मिक व्यवस्था में किसी धार्मिक व्यवस्था का प्रावधान है, कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सर अगर हम कोई नमाज, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, कोई नमाज, ये कॉन्स्टिट्यूशन झूठ बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी झूठ बोल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी झूठ बोल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को, किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है, कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। एक मिनट माननीय सदस्य, आप भारत माननीय सदस्य, गरिमा भारत की मर्यादा संसद में बनाए बैठे रखो, हो, बैठे बैठे टिप्पणी मत गरिमा करो, मर्यादा बनाए रखो, बैठे बैठे टिप्पणी मत करो। आपको जब मौका मिलेगा आपको अपनी बात कहना, जब मौका मिलेगा बैठे बैठे टिप्पणी नहीं कर सकते, बैठे बैठे संसद की मर्यादा नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा सदन, संसद की मर्यादा व्यवस्था नियम से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा सदन, किसी भी व्यक्ति को व्यवस्था नियम से चलेगा, किसी भी व्यक्ति को बैठ के बीच में टिप्पणी करने का अधिकार, सदस्य जो बोल रहा है उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय जी, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान, ये किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का, ये सिंपली लेना देना नहीं है, का मैनेजमेंट का विषय, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, कोई मुसलमान उसको हम पूछने वाला कौन होता है? ये आपको धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का मामला है, मुतवालिज करता है, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट ये आपका मुतवालिज करता है। बेसिक ये आपका अगर समझ में नहीं आता, बेसिक या जान फर्क करके अगर समझ में नहीं समझना चाहते हैं, जान तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं समझना चाहते हैं, तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये सर क्या ये ऐसा बहस नहीं होता है जी, आप ऐसा बहस नहीं होता है जी, आप लोग का तर्क रखने का समय बोलिए, आप लोग बीच में कमेंट पास करने से सर हमारा बोलिए, बीच में फ्लो पास करने से सर हमारा और आवाज में ठीक नहीं होगा, फ्लो ठीक से नहीं जाएगा और आवाज में ठीक नहीं होगा, आप चीज को ठीक से नहीं जाएगा, आप सब चीज को जवाब देंगे सर। इसमें सर कई ऐसे केसेस है, कई केसेस जिसको मैं रेफर कर, कई केसेस है जिसको मैं रेफर कर, 3 केसेस का मैं रेफर करूंगा, तो दूध का केसेस का मैं रेफर करूंगा, पानी हो जाएगा, तो दूध का कि ये पानी का पानी हो जाएगा, से कोई कि ये देना नहीं है, धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं चाहता हूँ। आप सही है, मैं पहला एग्जांपल देना चाहता हूँ, पकुया तंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फजल पकुया तंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्या इसमें केरला हाई कोर्ट का फैसला है, क्या केरला हाई कोर्ट का फैसला है। The वक्फ बोर्ड is a statutory body, pure and simple. Is a statutory body, pure and simple of the Muslim community. It is not a representative body of the Muslim community. उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी सुन लीजिए, इलाहाबाद हाफिज मोहम्मद जफर अहमद सुन लीजिए, यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ का, यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ का मुतावालिज सुन लीजिए, प्योरली a right of management of the property, purely a right of management of the property right. The duties of Mutawalli are purely of a secular character. His duties are of a secular religious character. His duties are not of a religious character. तीसरा क्लियर कट रूलिंग श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंपल, अब देखिए मंदिर प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंपल एग्जांपल लिया गया, अब देखिए मंदिर का भी इसमें एग्जांपल लिया गया, टेंपल राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंपल एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस and cannot be regarded as a religious practice. टेम्पल का जो प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्पल, उसी प्रकार से टेम्पल का जो बार-बार कहना, उसी प्रकार मुसलमानों का अधिकार बार-बार कहना, गैर मुसलमान के मुसलमानों का अधिकार, ये तर्क ही नहीं बनता, मुसलमान कैसे आ रहा है, ये आज ये तर्क ही नहीं बोलने के लिए बंद कीजिए, ये आज से ये बात बोलने के लिए बंद कीजिए।
2013 में 2000 जो काम किए गए हैं 2013 में उसमें मैं जो काम किए गए हैं उसमें इलेक्शन आने वाला था, बहुत इलेक्शन आने वाला था, बहुत ही कम दिन बच गए थे, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला था। हम सबको मालूम है अप्रैल और मई में चुनाव हुआ था। 5 मार्च 2014 को उस समय के यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कुछ दिन बाकी था चुनाव, क्या जरूरत था? आप इंतजार तो करते, कुछ दिन बाकी था चुनाव होने के लिए, आप इंतजार तो करते। आपने सोचा ये करके वोट मिलेंगे, लेकिन आप तो चुनाव तो हार गए, तो फायदा क्या हुआ? ऐसा काम करने से वोट नहीं मिलता है। इसलिए लोग इंटेलिजेंट है, हमारा देश के लोग समझदार है, इसलिए वोट बैंक का राजनीति के बिना हम अच्छे सोच के साथ में आज इस सदन में फिर से आए हैं। कुछ एनोमलीज है इस बिल में, तो इसको बदलना जरूरी था। मैंने एक पहले भी इसका जिक्र किया था कि आपने कहा कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है। वो 95 में ऐसा नहीं था, आपने 13 में बदलाव किया, उसको हमने फिर से 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं हम उसको बहुत ही सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है, 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेट अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर कम्युनिटी से होगा, 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है, और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिसर को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 एमपी, 1 एमएलए, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members,
2 shall be women। ये हमने रखा है ताकि हमारे बहनों को किसी तरीके से दरकिनार नहीं कर सके। वक्त एक सर हमने जो नया प्रावधान रखा है उसमें जितना भी जो आर्बिट्रेरी प्रोविजन जो जरूरी नहीं था उसको हमने सामान्य रूप से देश में और जितना कानून है उसको मिलाते हुए मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी इन वर्क मैनेजमेंट, सर्वे को अपडेट करने के लिए जो पहले इनसफिशिएंट प्रोविजन था इसमें वर्क लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह में महिलाओं का इनहेरिटेंस राइट, बच्चों का राइट और साथ साथ में कई हजारों केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स में, उसको सेटल करने के लिए जो आज लगभग 10,000 से भी ज्यादा केसेस जो पेंडिंग था और कुछ सालों के अंदर में 13 से 30,000 तक 30,000 केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, उसको सरलता से सुलह करने के लिए हमने रास्ता खोजा है। एक चीज बार बार आप लोग कहते हैं, हमारे पक्ष के लोग हो या उस साइड के पक्ष के लोग हो या जो सदन से बाहर है, वो एक वक्तव्य देते रहते हैं, मैं उसको सुधारना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हमारा देश में लैंड बैंक जो है वक्फ बोर्ड के पास 3rd लार्जेस्ट है। पहला रेलवे, इंडियन रेलवे, फिर इंडियन आर्मी मतलब इंडियन डिफेंस का, और फिर कहता है वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। मैं उसको सुधारना चाहता हूं। सर आप भी तो ट्रेन में चलते हैं, हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं, हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है, हम लोग सब चलते हैं उसमें। इसको आप कैसे लगा सकते हैं कि रेलवे के पास इतना है, वक्फ बोर्ड के पास इतना है? वो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि 2nd लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी ले रहे, जहां ट्रेनिंग करता है, जहां वो रहता है या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे वक्फ प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक बताइए? ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए। इसलिए सर इसको धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा अपना दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा देश में इतना वक्त प्रॉपर्टी है तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आज के ये वक्त संशोधन बिल जरूरत है। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे গতিকে এয়া দেখিবলৈ পালে আপোনালোকে বিলখনৰ সংশোধনীৰ সমৰ্থনত কিৰেণ ৰিজিজুৰ ভাষ্য লোকসভাত উত্থাপন হৈছে ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে উত্থাপন কৰিছে বিধেয়কখন, লগতে বিধেয়কখনৰ সপক্ষে যুক্তি আগবঢ়াইছে। বিৰোধীয়ে বিৰোধিতা কৰিছে। বিধেয়কখন উত্থাপনৰ পিছতে সদনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে।
বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে উত্তাল হৈছিল সদনৰ মজিয়াও কিৰণ ৰিজিজুৱে যেতিয়া বিলখনৰ সমৰ্থনত মন্তব্য ৰাখি আছিল তেতিয়াই বিৰোধীয়ে হস্তক্ষেপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল অভিযোগ উঠিছিল যে ইউপিএৰ দিনত 31 গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পত্তি দান কৰা হৈছিল ৱাকফক কিৰণ ৰিজিজুৱে এই কথা সংসদৰ মজিয়াত কৈছে অন ৰেকৰ্ড কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৱে উত্থাপন কৰিছিল বিধেয়কখন ৰিজিজুৱে কৈছে যে গোচৰ চলি থকা 123টা সম্পত্তি ইউপিএ চৰকাৰৰ দিনত দিব বিচৰা হৈছিল বা দিয়া হৈছিল ৱাকফ বৰ্ডক একাংশ মুছলমানে ৱাকফ সংশোধনীৰ সমৰ্থন কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে একাংশই বিৰোধিতা কৰিছে সমৰ্থনৰ পক্ষত কিৰণ ৰিজিজুৱে উল্লেখ কৰিছে যে বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ অধিক ৱাকফ সম্পত্তি ভাৰতত আছে তথাপিও কিন্তু মুছলমানৰ অৱস্থা ভাৰতত তথৈ বছৰ অতি দুখ লগা ইউপিএ চৰকাৰৰ সময়ছোৱাত সেই ৱাকফ সম্পত্তিৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি মুছলমানৰ উন্নয়নৰ বাবে কোনো কাম কৰা নহ'ল গতিকে এইবাৰ মুছলমানৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰাব যি সংশোধনীৰ কথা কোৱা হৈছে এই সংশোধনীত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰিছে ষ্টেট ৱাকফ কমিটি আৰু চেণ্ট্ৰেল ৱাকফ কমিটিৰ যিসমূহ কমিটি থাকিব য'ত মেম্বাৰ থাকিব বিশেষকৈ ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত 11জনীয়া মেম্বাৰৰ ভিতৰত যি 4গৰাকী মুছলমান সদস্য থাকিব সেই 4গৰাকী মুছলমানৰ ভিতৰত কিন্তু 2গৰাকী মহিলা হোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছে গতিকে একাংশৰ উল্লাস একাংশৰ প্ৰতিবাদ ৱাকফ বৰ্ডৰ ৰাজনীতিৰে ভূপালৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালত এই ধৰণে একাংশই ৱাকফ বিল সংশোধনীৰ পক্ষত একাংশ মুছলমানে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে কৈছে যে ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কে মুছলমানৰ উন্নতি সাধিব এই সম্পত্তিসমূহ যিহেতু পৰি ৰৈছে এই সম্পত্তিসমূহৰ পৰা উপাৰ্জন আহৰণ কৰি আয় আহৰণ কৰি সৎব্যৱহাৰ সমবিতৰণ কৰি দিয়া হওক আৰু সকলোৰে উন্নতি হওক কাৰণ তৃতীয় বৃহৎ সম্পদ হিচাপে ভাৰতত ৱাকফ সম্পত্তি আছে ৱাকফ লেণ্ড আছে ৱাকফৰ মাটি আছে গতিকে মাটিৰ মালিক কোন প্ৰশ্ন ডাঙৰ কিৰণ ৰিজিজুৱে ক'ব বিচাৰিছে দেশ ইয়াৰে মালিক আৰু ইয়াৰ যি উপাৰ্জন হ'ব তাৰ সৎব্যৱহাৰ হওক মুছলমানৰ উন্নতি হওক এই সম্পত্তিৰ দ্বাৰা NB নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা